जोहार साथियों, मैं मनीष राज सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं अविराज आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, लगातार हमारी टीम आपके बीच आ रही है और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए अविराज आईएएस एकेडमी की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी झारखंड के युवाओं के लिए दो बड़ी परीक्षाएं सामने आने वाली है, एक जेपीएससी की परीक्षा और एक जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसमें सचिवालय के भी पद होंगे, सचिवालय सहायक के पद होंगे। साथियों, हम में से बहुत लोगों ने पहले भी कई परीक्षाएं दी होंगी। कुछ परीक्षाओं में सफलता हासिल हुई, कुछ लोगों को असफलता हासिल हुई। अभी हमारे पास समय है, हम लोग अच्छे से तैयारी करें, ये मानकर तैयारी करें ये अंतिम परीक्षा देना है, नहीं तो जीवन में बस दो ही गाने हैं। कोई भी अभ्यर्थी के लिए दो गाने जो जिंदगी भर वो गुनगुनाते हैं, एक सफल होने पर और एक असफल होने पर। असफल होंगे तो गोविंदा का नसीब वाला गाना पड़ेगा, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। साथियों, ये अंतिम विकल्प नहीं है कि यही गाना गुनगुनाना पड़े। आपके पास मौका है, सामने परीक्षा आने वाली है, आप ये गाना के लिए तैयार रहिए। साला मैं तो साहब बन गया और साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ ईश्वर से कि मेरे साथ जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, वो यही साहब बनने वाला गाना गुनगुनाएं। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग अपने तैयारी के अगली कड़ी में हम लोग देख रहे थे जनजातीय विद्रोह, झारखंड में होने वाले जनजातीय विद्रोह। उसमें हम लोगों ने लगभग 7 टॉपिक पूरा कर लिया था। क्या क्या किया था एक बार हेडलाइन उसका देख लेंगे और फिर से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। क्यों ना ठीक हो रहा है? हम लोगों ने पहले देखा है, जो अभी तक खत्म कर चुका हूं वो बता देता हूं। पहला था ढाल विद्रोह, खत्म हो गया था। चुआर विद्रोह खत्म हो गया। तीसरा चेरो था। भोक्ता विद्रोह भी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, और अब आज हम लोगों को तमाड़ विद्रोह, नहीं तमाड़ विद्रोह भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। हाँ, ये आगे है। आइए, इतना जितना मैंने पढ़ा दिया है उन सबका आप रिवीजन कर ले अच्छे से। मेरे ख्याल से इस नोट्स में ही इतना चीज दिया हुआ है कि आपको अलग से कोई किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये तिलका आंदोलन, ये जो नोट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी मैंने मेहनत किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं तिलका आंदोलन से संबंधित बातें आपको दे सकूं। आप इसको देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। तिलका आंदोलन है तो पहले तिलका मांझी के बारे में जान लेते हैं कि तिलका मांझी थे कौन। तिलका मांझी एक संथाल परिवार में पैदा हुए थे। महाश्वेता वर्मा जी जो राइटर हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा है, महाश्वेता देवी ने, कि ये मुर्मू गोत्र के परिवार में पैदा हुए थे और इनके पिताजी का नाम सुंदरा मुर्मू था। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ है। अभी सुल्तानगंज सुनते होंगे आप लोग, जब बाबा धाम जाते हैं देवघर बोलबम में, तो वहां सुल्तानगंज से लोग जल उठाते हैं। वही सुल्तानगंज, उसी सुल्तानगंज के निकट एक तिलकपुर नाम का गांव था, वहां पे तिलका मांझी का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था जबरा पहाड़िया। लेकिन कहा जाता है
कि इनके गुस्सैल स्वभाव और लाल लाल आंखों के कारण अंग्रेजों द्वारा इनका नाम तिलका मांझी दिया गया था, जबकि इनका मूल नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। हम लोगों ने जन्म देखा 11 फरवरी 1750 ईस्वी। कहाँ पे? तिलकपुर गांव में, जो सुल्तानगंज के नजदीक पड़ता है। पिताजी कौन थे? सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी के जीवन पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए। खैर, हम लोग मंगल पांडे को भी देखते हैं, लेकिन उनसे कई साल पहले ये मौका शहीद होने, भारत माता के लिए शहीद होने का मौका तिलका मांझी को मिला था। तो जब इतनी वीरता वाला काम किए तो वीरों की गाथाएं तो चलेंगे ही, वीरों को हमेशा याद किया जाएगा। कहा भी जाता है कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम लोग इस क्लास से ही आज बाबा तिलका मांझी को श्रद्धांजलि देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि तिलका मांझी के जीवन पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं। देखिए, यही सब क्वेश्चन आएगा जो आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा और यहां से आप फिर फंस जाएंगे। मैंने भी आज 2-3 किताब देखा है, ये कंटेंट नहीं है वहां पे, आप लोगों के लिए विशेष कर मैं ढूंढ कर लाया हूं, इसे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। सालगिरह डाके, ये बांग्ला में उपन्यास है, महाश्वेता देवी लिखी है इसको। फिर है, इसी उपन्यास का अनुवाद किया गया, इसी का अनुवाद किया गया है सालगिरह की पुकार पर, यह हिंदी अनुवाद किया गया है। मूल क्या था? सालगिरह डाके, जो बांग्ला में था। किसने लिखा था? महाश्वेता देवी ने। आगे राकेश कुमार सिंह ने 2012 में लिखा एक हूल पहाड़िया। यदि यह पूछ दे कि हूल पहाड़िया किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, तो बाबा तिलका मांझी से संबंधित है। ठीक है। और एक लिखा गया है तिलका मांझी की वीर गाथा, ये अनिंदिता नाम की राइटर हैं, इन्होंने लिखा है। तो ये 4 पुस्तकें हम देख रहे हैं। ठीक है। क्या क्या था? सालगिरह डाके, और उसका अनुवाद सालगिरह की पुकार पर। अगला है हूल पहाड़िया और तिलका मांझी की वीर गाथा। आगे चलते हैं। कई इतिहासकार बाबा तिलका मांझी को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। यदि झारखंड के पेपर में ये प्रश्न दे और यदि वहां पे मंगल पांडे का भी नाम रहे और तिलका मांझी का भी नाम रहे, तो आप लोग तिलका मांझी को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग किताबों में इनके बारे में लिखे हैं कि यही प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। और आदिवासियों में भी यही प्रथम सेनानी थे जो देश के स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए थे। इनके नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नाम से एक शिक्षा का केंद्र स्थापित किया गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं कि जो तिलका मांझी आंदोलन जो हुआ था, तिलका आंदोलन, वो हुआ क्यों था, उसके कारण क्या थे। तो हमने भी देखा कि तिलका मांझी एक संथाल परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है। लेकिन ये क्षेत्र जो राजमहल, पाकुड़, साहेबगंज का इलाका है, भागलपुर तरफ का इलाका, वो वहां पे पहाड़िया जनजाति ही रहते हैं। तो हुआ ये था कि पहले जो पहाड़िया थे, पहाड़िया, जब हम लोग ट्राइबल्स पढ़ेंगे झारखंड के जनजाति, उसमें पहाड़िया को भी पढ़ेंगे, संथालों को भी पढ़ेंगे। तो जो पहाड़िया जनजाति थे वो शिकार और लूटपाट करते थे। इनका जो मुख्य काम था क्या था? शिकार और लूटपाट करना। अंग्रेजों द्वारा उन्हें अस्थाई काश्तकार बनाने के सभी प्रयास विफल हो गए, जिसके कारण पहाड़ियों की उपजाऊ भूमि बंजर पड़ी थी। पहाड़ियों के पास जमीन थी अपनी, लेकिन वो खेती नहीं करते थे। उनका जो रोजमर्रा का जो आमदनी का तरीका था वो लूट खसोट था और शिकार करना था। तो जिसको जो वैसे मिल जाएगा वो क्यों फिर जमीन में मेहनत करेंगे। तो वो खेती नहीं करते थे।
इसलिए उनका जमीन खाली रह जाता था और अंग्रेजों के लिए यह राजस्व की हानि के बराबर थी। जब खेती करता कोई तभी ना अंग्रेजों को लगान देता, टैक्स देता। तो खेती तो कर नहीं रहा है, जमीन बंजर पड़ा हुआ है, तो लगान कहां से मिलेगा अंग्रेजों को? तो अंग्रेजों को इससे दिक्कत था। अतः अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र में संथालों को बसाने में सहयोग किया। तो राजमहल का क्षेत्र था जहां पहाड़ी जनजाति रहते थे, वहां पर संथालों को प्रवेश करा रहे हैं। अभी भी देखिए संथालों का जो मूल काम है वो खेती ही है। तो अंग्रेज उनको सहायता किए बसने में, कहां पे? राजमहल के क्षेत्र में। क्यों? ताकि वो वहां पे खेती वगैरह कर सके और वो जो जमीन जो बंजर पड़ी हुई है उससे कुछ राजस्व अंग्रेजों को मिल जाए। संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़िया समुदाय ने विरोध किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए। जब नया नया चीज देख रहे हैं पहाड़ी लोग की नई जनजाति वहां आकर बस गई है, तो आपस में थोड़ा विवाद हुआ, झड़प हुआ, कुछ लड़ाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वो लोग आपस में एडजस्ट कर गए, रहने लगे साथ साथ। संथाल अब क्या हुआ? अब है कि संथाली लोग आए, तो वो क्या करते हैं? तो संथाली लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की नाव गंगा में लूट लेते थे। कभी कभी जब अकाल वगैरह होता था तो उसमें खाने पीने की लोगों को दिक्कत होती थी, तो लूट मार आम जनता भी करने लगती थी। तो संथाली लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग वहां पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र है राजमहल में, तो वो लोग पहाड़ी पे रहते थे। और जब देखते थे कि गंगा, आपको पता होगा साहेबगंज के सटके उधर से निकलती है झारखंड में, साहेबगंज से प्रवेश होती है गंगा, फिर उधर से बंगाल जाती है बिहार से होके, बिहार तरफ से आती है, साहेबगंज से सटते हुए बंगाल जाती है। तो ये संथाली लोग क्या करते थे, जो कुछ लूटपाट करने वाले थे, जब अकाल पड़ा, उनके पास कमी हो गई, तो वो भी पहाड़ियों के साथ रह के लूटपाट करने लगे। तो गंगा नदी से जब नाव जाती थी अंग्रेजों की, उसमें कुछ खजाने या कुछ और सामान या फिर डाक, तो वो गंगा नदी में ये लोग उसका नाव भी लूट लेते थे, और जो डाक ले जाता था नाविक और अधिकारी, उनकी हत्या कर देते थे। इस तरह से वहां पे काफी मतलब अशांति का माहौल हो गया था। कह रहा कि वे जो संथाली लोग थे वो छापामार युद्ध में बहुत कुशल थे। छापामार युद्ध क्या होता है जी? कि आप दिख नहीं रहे हैं सामने, अचानक आप आए, अटैक किए और फिर गायब हो गए, इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। शिवाजी भी इसमें काफी कुशल थे, तो ये संथाल लोग भी काफी कुशल थे इसमें। अब कह रहा है कि जब अशांति फैली संथालों के चलते, लूटपाट के चलते, तो ऑगस्टल क्लीवलैंड एक अंग्रेज अधिकारी है। 1778 में ऑगस्टल क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया 1778 ईस्वी में, ताकि इसको पुलिस का कमान देते हैं, ये वहां शांति बनाएगा। कहीं ना कहीं ये काफी तेज तर्रार अधिकारी रहा होगा, इसलिए उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर 47 पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया और जौराह नामक व्यक्ति को इसका प्रमुख बनाया। वो देख रहा है कि कैसे इस चीज को शांत करे, तो इसके लिए वो फूट डाला पहाड़ियों को। पहले तो पहाड़ियों के विरोध के चलते संथाल को लाया, अब संथाल ही इसके कपार पे पड़ गए, यही भारी पड़ने लगा। तो अब पहाड़ियों का समर्थन ये ले रहा है संथालों को रोकने के लिए, संथालों को दबाने के लिए। इसको लग रहा होगा कि हम तो मुसीबत खुद लाए थे संथाल को बसाकर, तो उस मुसीबत से निपटने के लिए अब ये पहाड़ियों से दोस्ती करता है और फूट डालता है संथालों और पहाड़ियों में, और 47 पहाड़िया सरदारों को अपने समर्थन में कर लेता है और उसका हेड बना देता है जौराह नामक आदमी को। और इसके लिए क्या किया, समर्थन में कैसे लिया, तो पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं भी दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे, उससे कोई टैक्स नहीं लेने लगा पहाड़िया लोगों से, जो उसके समर्थन में आए, संथालों से टैक्स ले रहा था। इस बात का विरोध संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने किया।
वो भी सरदार था संथालों के इलाके का। कौन? बाबा तिलका मांझी। 1778 ईस्वी में तिलका मांझी ने दिक्कू राज को समाप्त करने का आह्वान किया। दिक्कू मैंने बताए थे, यहाँ के मूल निवासी ना हो के बाहरी लोग जो दिक्क करे यानी परेशान करे, जो यहाँ के लोगों को परेशान करते थे बाहर के लोग, उनको दिक्कू कहते थे। इसमें अंग्रेज भी आते थे, शाहूकार जमींदार भी आते थे, और भी व्यापारी जो बाहर से आकर इनका शोषण करते थे, या अधीनस्थ कर्मचारी अंग्रेजों के या जमींदारों के कर्मचारी जो इनको परेशान करे, उन सबको ये दिक्कू कहते थे। तो कह रहा है 1778 ईस्वी में तिलका मांझी ने दिक्कू राज को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने एक प्रशिक्षित युवाओं के समूह मुक्ति दल, या कहीं कहीं मुक्ति समूह भी लिखता है, का निर्माण किया। पूछेगा कि झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के दौरान मुक्ति दल की स्थापना किसने की थी? ये याद कर लीजिए, मुक्ति दल की स्थापना बाबा तिलका मांझी ने किया था। यह भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। मुक्ति दल का निर्माण किया जिसने भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। उसने सरकारी खजाने को लूटा और जरूरतमंदों को पैसे बांटे। इनको झारखंड का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। एक्चुअली रॉबिन हुड करता क्या था? रॉबिन हुड था कौन? रॉबिन हुड अंग्रेजी कथाओं, जो लोक कथा होते हैं, जो प्रचलित कहानियां होती हैं, तो अंग्रेजी लोक साहित्य का वो एक नायक है, काल्पनिक नायक है, जो करता क्या था कि अमीरों के पैसे या फिर जो गरीबों को लूटते थे उनके पैसे और खजाने लूट कर गरीबों में बांट देता था। और वो तलवारबाजी और निशानेबाजी में बहुत तेज तर्रार था, उसका निशाना अचूक होता था, और उस बल पे वो संपत्ति लूट कर लोगों को और गरीबों में बांट दिया करता था। तो वैसा ही काम यहाँ पर बाबा तिलका मांझी करते थे, इसलिए इनको भी रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है। बाबा तिलका का आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में तथा क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। इसका मूल कारण देख लीजिए कि बाबा तिलका ने आंदोलन क्यों किया। तो बाबा तिलका का आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़ियों को सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में था तथा क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। वो समझ रहा था बाबा तिलका कि ये फूट डाल रहा है और हम लोग को और कमजोर करेगा अंग्रेज लोग। इसी बीच क्या होता है, आंदोलन तो ये स्टार्ट कर दिए हैं, कहां से? वनचरी जोर नामक स्थान है वहां से। 13 जनवरी के दिन वह ताड़ के एक पेड़ पर छुप कर बैठ गया। उसी रास्ते से होकर घोड़ा पर चढ़कर गुजरते हुए क्लीवलैंड को उसने तीर से मार गिराया। यानी कि वहां का जो एसपी था, भागलपुर का जो एसपी था उस समय का पुलिस अधीक्षक, उसको तीर से मार के उसकी हत्या कर देता है। अब किसी जिले की एसपी की हत्या हो जाए तो क्या घमासान मच सकता है। तो इससे अंग्रेज काफी भयभीत हो गए और आयरकुट एक बहुत फेमस अंग्रेजी अधिकारी था, जो वांडी वाश युद्ध चल रहा था और भारत में अंग्रेज और मैसूर यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, तो जिसने मैसूर के शासन को हराया था, शासक को, और मैसूर का विलय कर लिया था, उसका नेतृत्व, उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। तो उतने तेज तर्रार सैनिक अधिकारी को यहाँ पे तिलका मांझी के आंदोलन को दबाने के लिए बुलाया गया। आप सोचिए कि ये कितना विस्फोटक स्थिति हो गई होगी, कितना जोरदार और कितना ताकतवर आंदोलन चल रहा था। अब क्या है, आयरकुट, अब इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई। अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया। कौन से युद्ध में ये लड़ा था? आंग्ल मैसूर युद्ध का सेनापति था ये अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट, और वहां उसके पहले भी एक दो युद्ध जीत चुका था, तो वो काफी काबिल अधिकारी था, इसलिए अंग्रेज लोग इसको भेजे यहाँ पे। आयरकुट ने जौराह के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया। जौराह कौन था?
वही 47 पहाड़िया सरदार जो क्लीवलैंड के पक्ष में हो गए थे, उसका मुखिया था वो जौरा। तो उसके साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला किया। तिलका मांझी के बहुत सारे अनुयायी मारे गए और तिलका मांझी बचकर भाग गए और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिप गए। लेकिन 1885 में इन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। सुल्तानगंज से भागलपुर लाया गया। अब सोचिए कि कितना दर्दनाक वो मौत होगा कि घोड़े लगा दिए गए, रस्सी लगा दिए गए और उस समय का सड़क भी कंकड़ पत्थर से भरा हुआ पहाड़ी इलाका, जैसे तैसे शरीर तो पहले तो पूरा खराब हो गया होगा। वो तकलीफ आज उन्हीं लोगों के बूते हम आज आज़ाद हैं, इसलिए हर बार 100 बार उन्हें नमन करना चाहिए। चलिए 1785 ईस्वी में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वो बरगद का पेड़ आज भी वहां है। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है भागलपुर में। आप कभी जाएं तो उस स्थान को जरूर नमन करें, हमारे वीर शहीद को जरूर प्रणाम करें। तो इस तरह से बाबा तिलका मांझी शहीद होकर इतिहास में दर्ज हो गए। अब अगला आंदोलन देखते हैं और इन्हीं के मौत के साथ, इनके फांसी के साथ ये आंदोलन खत्म हो जाता है। और अब अगला आंदोलन है हो विद्रोह। उम्मीद है कि ये दी गई जानकारी, हमारा बताया हुआ तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में लिखें, या कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो भी लिखें। और हमारे अविराज IAS एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग लगातार सारी ये जानकारियाँ चाहते हैं वो अपने को इनरोल करें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कल बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ इनरोल होने के लिए इस नंबर पे आप जानकारी लें। नंबर है 9661247560। ये हमारा संस्थान रांची में सर्कुलर रोड में हरिओम टावर के ऑपोजिट साइड में ली डिजायर बिल्डिंग के 3रे तल्ले पे है। आप ऑफलाइन क्लास के लिए आकर डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आइए। हो विद्रोह ये कब हुआ है? 1820 से 21 ईस्वी में। 1820 से 21 ईस्वी में हो विद्रोह। हो लोगों का निवास स्थान कोल्हान के नाम से जाना जाता है। इसको पहले हो देशम भी कहते थे। अभी मैं मैप में भी दिखाने वाला हूं कि ये हो विद्रोह भी कहां हो रहा था। और जो इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने तिलका विद्रोह, वो भी कहां हुआ था। मैप में आप लोग पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इस मैप से आप सब परिचित होंगे, कई बार आपके सामने लाया गया है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है तिलका आंदोलन, ये है राजमहल का क्षेत्र। इधर बढ़ जाता है भागलपुर। तो ये इलाका है झारखंड का। ये इलाका कुछ बिहार में भागलपुर है। भागलपुर बिहार में ही पड़ता है, सुल्तानगंज भी बिहार में है। और ये राजमहल का क्षेत्र है नीचे वाला। ये इलाका था जहां पे तिलका आंदोलन हो रहा था, तिलका विद्रोह। और अभी हम लोग देख रहे हैं हो विद्रोह। तो ये हो विद्रोह का जगह है, ये नीचे कोल्हान का क्षेत्र ये है। कोल्हान का क्षेत्र ये है।
यहीं हो लोग रहते हैं। हो को कोल भी कहा जाता है, कोल जाति भी कहा जाता है, इसलिए इसको हो देशम या कोल्हान भी कहा जाता है। देखिए, हो लोगों का निवास स्थान कोल्हान के नाम से जाना जाता था। बाहरी नियंत्रण से लंबे समय तक मुक्त रहने के कारण हो जो थे वो स्वतंत्रता प्रेमी हो गए थे, और जब किसी को छुट्टा छोड़ दो तो लड़ाकू भी हो जाता है, तो स्वतंत्रता प्रेमी के साथ साथ ये लड़ाकू भी हो गए थे। इसी कारण कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। लड़ाका कोल, लड़ाकू वही लड़ाका। यह क्षेत्र जो कोल्हान का था, हो लोगों का क्षेत्र था, वो पोरहाट के सिंह राजाओं के प्रभाव में था, किंतु चूंकि इन पर नियंत्रण कभी नहीं रहा था हो लोगों पर, इसलिए हो लोग कोई नियमित कर या टैक्स नहीं देते थे। और राजा को तो टैक्स चाहिए, कर चाहिए ही ना, तभी ना राजकाज चलाएगा। तो जब राजा से नहीं हो पाया ये काम, तो सिंहभूम का राजा मेजर रफसेज से मतलब निवेदन किया 1820 में मेजर रफसेज से कि वो उसको मदद करे, सैनिक आकर उसको डराएं धमकाएं ताकि वो डर से कर देने के लिए तैयार हो जाए। तो रफसेज की सेना 1820 में इस क्षेत्र में बुलाया गया। चाईबासा के निकट रोरो नदी, ये फेमस है, ध्यान रखिएगा, रोरो नदी पूछेगा कि हो विद्रोह की लड़ाई, पहली लड़ाई कहाँ हुई थी, तो चाईबासा के नजदीक रोरो नदी, चाईबासा के नजदीक रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों और हो के बीच लड़ाई हुई थी। अंग्रेज इसमें विजयी हो गए। इसके बाद भी कोल्हान के केवल उत्तरी भाग के भाग के लोग पोरहाट के राजा को कर देने के लिए तैयार हुए। यानी कि जो अभी देखे तुम लोग मैप में, तो जो ऊपरी भाग होगा, उत्तरी भाग कोल्हान क्षेत्र का, वहीं के हो लोग पोरहाट के राजा को कर देने के तैयार हुए। दक्षिणी लोग अभी भी, दक्षिण में रहने वाले लोग अभी भी विद्रोह करते रहे, वो लगातार अशांति फैला रहे थे। पुनः 1820 में, यानी एक साल बाद, अभी 1820 था, 1821 में दूसरे बार, पुनः 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में, वहां पे कौन आया था, रफसेज आया था, मेजर रफसेज आया 1820 में। यहाँ देखिए गड़बड़ा देगा क्वेश्चन में, आप लोगों को पूछ देगा, साल ही देगा कि 1820 में कौन हो विद्रोह में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था, या फिर 21 में कौन किया था। तो याद रखना पड़ेगा कि 20 में मेजर रफसेज किया था और 21 में कौन किया था, कर्नल रिचर्ड किया था। तो 20 में तो रफसेज जीत गया लड़ाई। यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि 1820 में रफसेज जीत गया लड़ाई, और उत्तरी भाग वाले लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए और अपने राजाओं और जमींदारों को कर देने लगे। लेकिन दक्षिण वाले लोग अभी भी विरोध करते रहे। तो उनको ठिकाने लाने के लिए 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लोगों के विरुद्ध भेजी गई, जिससे 1 महीने तक सामना हुआ, जीता कोई नहीं। काफी बहादुर साबित हुए ये कोल लोग, जीता कोई नहीं। लास्ट में अंग्रेजों को और हो लोगों को आपस में संधि करनी पड़ी, और संधि की शर्तें क्या थी कि अब अंग्रेज इन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन संधि की शर्तें थी कि हो लोगों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया, मान लिया, और क्या कि हो लोगों ने अपने राजाओं और जमींदारों को 8 आना यानी 50 पैसा, 8 आना बोलते हैं ना, 50 पैसा प्रति हल सालाना कर देना स्वीकार किया। यानी कि मेरे घर से मैं यदि 1 हल है, उससे हम जुताई करते हैं, तो मेरे पास 1 हल है तो 8 आना यानी 50 पैसा 1 साल में कर देंगे। 2 हल है तो कितना देंगे, 1 रुपया देंगे। और इस संधि के साथ ही हो विद्रोह भी समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आ रहा होगा, और फिर से आग्रह करूंगा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रमोट करें, और जो रेगुलर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुद को इनरोल करें। चलिए, फिर से हर बार की तरह आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।